नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। आज इस वीडियो का पांचवा पार्ट है। जो हिस्ट्री है उसका पांचवा वीडियो है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कृषक विद्रोह, जो यूरोप में जो उदारवादी क्रांतिकारियों और जो निरंकुश शासक के जो चल रहे अभी तक के तमाम घटनाओं से यूरोप में जो भूखमरी, बेरोजगारी और समस्या, जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, उसके बारे में। इसमें बहुत सारे लोगों को मृत्यु हो गया, बहुत सारे मजदूरों को नुकसान हुआ, कृषक को बहुत सारा नुकसान हुआ। कृषक को रोजगार नहीं मिल सका और मजदूरों को भी रोजगार नहीं मिल सका। कृषक को अच्छे दाम पर उनका माल नहीं खरीद सका। व्यापारी वर्ग अच्छा से वो पैसे पेमेंट नहीं कर सका, जिसके बारे में है, और जिससे उन्होंने जन विद्रोह किए। 1830 के दशक में जो समस्या उत्पन्न हुई, उसे काफ़ी जानमाल की क्षति हुई। यूरोप में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, जैसे इसमें बतलाया गया है, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। तो इसमें जन विद्रोह होगा, लोगों का, अब आम लोगों का विद्रोह होगा। अब तक राष्ट्रवाद की भावना का विकास के लिए हो रहा था, और साथ ही साथ जो वहाँ के बेरोजगारी की समस्या है, अराजकता है, उसके प्रति जो विद्रोह होगा, सो अब उसके बारे में पढ़ना है हमें। 1830 के दशक में यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या का जबरदस्त वृद्धि हुई। तो इसमें है कि 1830 के दशक में यूरोप में जो है भारी जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या काफ़ी वृद्धि हुई। जबरदस्त जनसंख्या में वृद्धि हुई। ज़्यादातर लोग नौकरी ढूंढने वाले थे, जो बेरोजगार थे वो रोजगार की तलाश में गांव से शहर आ गए थे। गांव में जो ग्रामीण बस्तियां थी, उसमें जो एकदम पूरी भीड़ वाली जगह थी, जो एकदम कंजेस्टेड एरिया था, उसमें गरीब बस्तियों में आकर गांव से लोग रहने लगे। जो शहर के नगरों में जो था, वहाँ पे आकर रहने लगे गांव के लोग नौकरी ढूंढने के लिए आए थे, क्योंकि अब तक वहाँ पे जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो रहा था। ज़्यादातर देश में नौकरी ढूंढने वालों की बहुत सारी संख्या थी। तादाद में उपलब्ध रोजगार से अधिक थे। जो जितने लोग थे उतना रोजगार नहीं था, उससे अधिक लोग थे। रोजगार से जितना उनके पास मजदूरों की संख्या थी, वो अधिक थी, और काम बहुत कम थे। इसके अतिरिक्त अधिक आबादी शहर में जाकर गरीब बस्तियों में रहने लगे। नगर में लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। तो जो यूरोप में जो वहाँ कपड़ा मिलता था, वो काफ़ी महंगा होने लगा, क्योंकि जो काश्तकार थे, जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, लघु उद्योग वाले, जो गांव में अपने हाथ से जो बुनकर कपड़ा बनाते थे, उन्हें इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे वहाँ इंग्लैंड से जो मशीन से बनकर आ रहा कपड़ा है, उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। वो कपड़ा सस्ते में मिल रहा है, और जो हाथ से बनाए गए हैं बुनकर के द्वारा, वो कपड़ा महंगा मिल रहा है, जिससे वो कपड़ा, जो बुनकर का कपड़ा है, वो कोई नहीं खरीद रहा है। इसी प्रकार
वहाँ पे बेरोजगारी उत्पन्न हो गया। क्योंकि अब मशीन आ गए थे तो लोगों का संख्या भी कम गया था, मजदूर भी कम लग रहे थे, तो लोगों के पास रोजगार उपलब्ध नहीं थे, जिससे उनमें काफ़ी आक्रोश था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण के स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। जो वहाँ का जितना बड़ा यूरोप है उसका उसमें जो जितना कपड़ा की आवश्यकता थी वो अकेले इंग्लैंड के औद्योगिकीकरण के कारण वहाँ के कंपनी पूरा कर दे रही थी। और उनका प्रतिस्पर्धा महाद्वीप के यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादातर झेलनी पड़ रही थी। जो पूरे यूरोप के देश थे, पूरे यूरोप के जो लोग थे उन्हें इंग्लैंड से बन के आ रहे कपड़ों का प्रतिस्पर्धा ज़्यादा करना पड़ रहा था, क्योंकि उसका जो उत्पादन था मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों से होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। जो बाकी यूरोप के अन्य देशों के जो यूरोप के अन्य देश के जो लोग थे वो लोकल अपने छोटे घरों से या छोटे कारखाने से बने होने वाले कपड़ा थे, जिसको प्रतिस्पर्धा करना था इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति से बन रहे कपड़ों से, जो काफ़ी गुणवत्ता और सस्ता मिलता था। उनसे वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए और वहाँ बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ दबे थे। ये जो घरों में और छोटे जो कारखाने थे वहाँ के जो किसान थे वो सभी सामंत के शुल्कों के अधीन थे और बहुत सारे जिम्मेदारियों, जैसे कि इसमें था क्या कि जो छोटे कारखाने वाले थे उन्हें जो व्यापारी थे वो एडवांस जमा करवा करके और बहुत सारा ऑर्डर दे दिया करते थे, और जो समय पर पूरा नहीं कर पाता था तो उनको वो जितना सब नुकसान होता था उसकी भरपाई कारखाना के मालिक को करना पड़ता था। वही बतलाया गया है इसमें कि जिम्मेदारियों तले दबे हुए थे कृषक और सामंती शुल्क। वही हाल कृषक के साथ था जो कारखाने के मालिक के साथ था। जैसे कि कृषक को भी बहुत सारा जूट इत्यादि के लिए उसे उसके बहुत सारा ऑर्डर दे दिया जाता था, और जो कृषक वो पूरा नहीं कर पाते थे तो उनको सस्ते दामों पर उनका माल खरीदा जाता था कंपनी के छोटे कारखानों के मालिक द्वारा और इंग्लैंड के बड़े कारखानों के मालिक के द्वारा। खाने पीने की चीज़ के मूल्य बढ़ने और किसी वर्ष फसल खराब होने से शहर और गांव में भी व्यापक गरीबी फैल जाती थी। जैसे कि किसी वर्ष सूखा पड़ जाता था और किसी वर्ष अधिक बारिश या अर्थात बाढ़ के कारण फसल खराब हो जाते थे, तो जो भी खाने पीने के चीज़ थे उनके दाम निश्चित ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि फसल अच्छी नहीं होगी तो कोई भी सामान उससे बनेगा नहीं, जो हमारा खाद्यान्न सामग्री नहीं होगा तो उसके मूल्य बढ़ना तो अनिवार्य है। और फसल खराब होंगे, बाढ़ से सूखा होगा तो फसल नहीं होगा, और बाढ़ आएगी तो फसल खराब हो जाएगी। इसके कारण यूरोप में काफ़ी महंगाई हो गई और गरीबी व्यापक मात्रा में बहुत सारे गांव और शहर में महंगाई बढ़ने से गरीबी फैलने लगी। 1848 एक ऐसा ही वर्ष था जहां खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़क पर उतर गए और जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप्स को भगाने पर मजबूर कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए।
तो अब तक जो अब तक जो क्रांति चल रही थी उसमें जो क्रांतियों का युग था जिसमें हमने पढ़ा था 1830 से 48 तक। तो 1800 जो 48 के क्रांतियों का युग के जो लास्ट वर्ष था उसमें उसमें एक ऐसा वर्ष आया जो काफ़ी भयानक था, जिसमें काफ़ी बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या थी, जो खाने पीने के और महंगाई बढ़ने से हो गया था। उस वर्ष मान लीजिए या तो सूखा आ गया था या तो बाढ़ आ गया था, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी समस्या हुई। व्यापक बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। जो पेरिस में था, पेरिस में के जो लोग थे वो इस कारण से ये आक्रोश, व्यापक बेरोजगारी के आक्रोश से, भूखमरी और खाने पीने के जो महंगाई बढ़ने के कारण से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। और वहाँ के जो शासक थे लुई फिलिप्स, थे उनको भगा दिया गया तथा नेशनल असेंबली मतलब राष्ट्रीय सभा का पुनः गठन किया गया, जो एक गणतंत्र की घोषणा करता है। और गणतंत्र की घोषणा करने से मतलब ये गणतंत्र होना चाहिए, तो गणतंत्र में वयस्क मताधिकार की बात होती है। तो 21 वर्ष से सभी ऊपर के सभी वयस्क व्यक्ति को मताधिकार दिया गया और उन्हें रोजगार के लिए गारंटी दिया गया। और रोजगार के लिए गारंटी दिया गया तो उसके लिए वहाँ के जो राष्ट्रीय सभा में के जो सांसद थे उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले, मतलब सरकारी कारखाने लगाए गए जिससे लोगों को रोजगार मिले और कृषक का जो जो फसल था उन्हें अच्छे दामों पर खरीदा जाए, जिससे महंगाई पर नियंत्रण पाया जाए और लोगों को सरकार चुनने का अधिकार दिया गया। पहले वर्ष 1845 में, इससे पहले 1845 में सेलेसिया में बुनकर ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया जो उन्हें कच्चे माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम देते थे। पत्रकार विल्हेम्स वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की है। मतलब जो 1845 है, 1845 में सिलेसिया के बुनकरों ने जो व्यापारी थे उनके खिलाफ एक आंदोलन चलाते हैं। जो जो कृषक थे ना, जो बुनकर थे, उनको बहुत सारा एडवांस दिया जाता था और कच्चा माल दे करके, मतलब जो फसल थे उनको दे करके बुनकरों को, और बोला जाता था कि आप एक निश्चित समय में, उनके द्वारा जो समय तय किया जाता था उतना में वो बहुत सारा ऑर्डर दे करके और कपड़ा मंगवाते थे, जो कि बुनकर नहीं पूरा कर पाता था और इसीलिए उसे कम दाम में खरीदा जाता था। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो बुनकर थे उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ आंदोलन किया, विद्रोह किया और उनके घर जाकर के उनके जो घर को नुकसान कर दिया गया, उनके फैक्ट्रियों को जला दिया गया। पत्रकार विल्हेम्स वोल्फ ने जो सिलेसिया के गांव के बारे में वर्णन किया है, तो इस गांव में इस ये जो घटना है वह एक गांव का है जिसमें पूरे गांव वासियों में से 11 बुनकरों को गोली मार दी जाती है। तो इसके बारे में आगे पढ़ना है कि जो उस गांव में जो विद्रोह हुआ उस गांव के 11 गांव वासियों को, उस गांव के 11 व्यक्तियों को गोली मार देने की लास्ट में बतलाएंगे कि इन गांव में 18,000 की आबादी रहती थी। जो सूती कपड़ा के बुनकरों का व्यवसाय सबसे व्यापक था। ये जो पेरिस में जो एक गांव था जो सूती कपड़ा के बुनकर के व्यवसाय के लिए सबसे प्रसिद्ध था। वहाँ श्रमिकों की हालत बहुत सख्त थी, मतलब बहुत खराब था। वहाँ के बुनकर जो थे, वहाँ के जो श्रमिक थे, उन्हें बहुत सारा कच्चा माल दे दिया जाता था और एक निश्चित समय में उन्हें वो काम पूरा करना पड़ता था। और जो ठेकेदार
का काम पूरा नहीं होता था तो उन्हें कम कीमतों पर खरीद लिया जाता था। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदार ने बनवाए जाने वाले माल की कीमत गिरा दी। तो वहाँ पे काफ़ी बेरोज़गारी थी, इसके लिए उन्होंने वो जो ठेकेदार थे, जो व्यवसायी वर्ग के लोग थे, वो बुनकरों को कम कीमत में, रोज़गार के कारण कम कीमत में लोग काम किया करते थे और उसका फ़ायदा ठेकेदार उठाते थे और कम दामों में अपना कपड़ा बनवाते थे। तो 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घर से निकलती है और 2 कतार में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पर पहुंचती है। तो 4 जून का दोपहर है, जिसमें बहुत सारे बुनकर, जिस गांव के बारे में ये बतलाया गया है उस गांव के बहुत सारे बुनकर एक भीड़ इकट्ठा करते हैं और सभी अपने घर से निकलते हैं, सभी अपने छोटे कारखानों से निकलते हैं और निकल कर के 2 कतार में चले जाते हैं और जाते हैं ठेकेदार के कोठी पर। ठेकेदार के कोठियों पर पहुंच कर के उनके यहाँ तोड़ फोड़ मचाते हैं, उनके फर्नीचर और जो खिड़कियाँ उड़कियाँ थे, उन्हें दरवाजे, सभी चीज़ को तोड़ देते हैं। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। तो जो ये 4 जून की जो घटना हुई थी उसके बारे में, उसमें ज़्यादातर मजदूरी के लिए जो कम कीमतों पर जो उनका सामान खरीदा जाता था उसके बारे में है कि अधिक कीमत के मांग के लिए उन्होंने ये विद्रोह किया था। उनके साथ सभी घृणा का व्यवहार किया जाता था, तो कभी धमकियाँ दी जाती थी। जो ये बुनकर थे उनके उन्हें ना ज़्यादातर घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और उनको धमकियाँ दी जाती थी कि अगर वो समय पर उनका जो ऑर्डर है वो पूरा नहीं करेंगे तो उनकी कंपनियां हड़प लेंगे, जैसी धमकियां दी जाती थी। इसके बाद यह भीड़ घर घर में ज़बरदस्ती घुस गई। जो ठेकेदार थे उनके घर में जो व्यवसायकों की जो भीड़ थी वो घुस जाती है और उनकी चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर उनके कपड़े के भंडार को लूटकर उन्हें तार-तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया, हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया गया। तो जो ठेकेदार थे वो अपना घर छोड़ करके भाग जाते हैं। वो आक्रोशित भीड़ के सामने वो ठेकेदार भाग जाते हैं अपने परिवार के साथ और उनका जो घर था, उनकी जो फैक्ट्री थी, उनके जो भंडारगृह थे जहाँ पे कपड़े रखे जाते थे, उन्हें मजदूरों के द्वारा लूट लिया गया और उनके जो घर था उसके फर्नीचर, खिड़कियाँ और उनके चिमनी मिट्टी के बने सामान सभी को तोड़ दिए और उनका भंडारगृह को लूट करके उसको भी तोड़ दिया गया। ये जो ठेकेदार थे वो बगल के गांव में गए, मगर उन्हें वहां शरण नहीं दी गई। तो वो जो 24 घंटे बीत जाने के बाद वह 24 घंटे के बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से घर लौटे। इसके बाद जो टकरावट हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। तो जब ठेकेदार वापस आए उन्होंने सेना को बुलाया। वहाँ के लुई फिलिप्स जो लुई फिलिप्स थे उनके उसको उसके सेना को बुलाया गया और जो मजदूर वर्ग के लोग थे वहाँ पे जो भीड़ आई थी जिनका विद्रोह हो रहा था उन्हें कुचल दिया गया और उनमें से 11 लोगों को गोली मार दी गई। तो अब कल पढ़ेंगे उदारवादियों की क्रांति, जिसमें हम पढ़ेंगे कि नया जो संसद भवन बनाया गया लुई फिलिप्स को भगा करके, जो संसद भवन बनाया गया उसके सांसद के बारे में और उनका जो संसद था उसके एक नेता के लिए एक एक वो राजशाही वर्ग के लोगों में से एक चुना गया जो उन्होंने इनकार कर दिया, वो भी तानाशाह थे। तो इसके बारे में अब कल पढ़ेंगे।
तो खेलते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।